नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे खबरों का ये सिलसिला। सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी की। दरअसल आज कर्नाटक के मैसूर के पास प्रहलाद मोदी का एक्सीडेंट हो गया। प्रहलाद मोदी अपने परिवार के साथ बांदीपुर से मैसूर जा रहे थे, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। हादसे के वक्त प्रहलाद मोदी और उनके परिवार के सदस्य कार में थे। सभी को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें इलाज के लिए मैसूर के एक अस्पताल में ले जाया गया। प्रहलाद मोदी अपनी पत्नी, बेटे, बहू और पोते के साथ मर्सिडीज बेंज कार में बांदीपुर जा रहे थे, तभी दोपहर करीब 2 बजे डिवाइडर से टकरा गई उनकी कार और पुलिस के अनुसार चोटें ज्यादा गंभीर नहीं बताई जा रही हैं। घटना दोपहर कड़ाकोला के पास हुई। ट्विटर पर वायरल हो रहे विजुअल में कार के अगले हिस्से में भारी नुकसान पहुंचा हुआ नजर आ रहा है। वाहन को बुलडोजर से ले जाया गया। सूत्रों ने कहा कि मैसूर के पुलिस अधीक्षक सीमा लटकर ने घटनास्थल और अस्पताल का दौरा किया। प्रहलाद मोदी पीएम मोदी के छोटे भाई हैं। वो दामोदर दास मूलचंद मोदी और उनकी पत्नी हीराबेन से 6 बच्चों में से चौथे हैं। वो ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने आज घोषणा की। कोरोना की इंटरनेशनल वैक्सीन इनकोवैक को जल्द ही बूस्टर खुराक के रूप में देश में शुरू किया जाएगा। कंपनी के मुताबिक इसे जनवरी के चौथे हफ्ते में शुरू किया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन इनकोवैक को बूस्टर खुराक के रूप में प्रयोग किया जाएगा और इसके लिए सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से मंजूरी मिली है। इनकोवैक कोरोना की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन है जिसे प्राथमिक 2 डोज और बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदन मिला हुआ है। जल्द ही ये नेजल वैक्सीन कोविन पर उपलब्ध होगी, जहां प्राइवेट अस्पताल में इसके लिए 800 रुपए की कीमत देनी होगी। वहीं भारत सरकार और राज्य सरकारों को अस्पतालों में 325 रुपए देने होंगे। इंट्रानेजल वैक्सीन का पूरा भारत में 14 जगहों पर 3100 सब्जेक्ट में सेफ्टी प्रतिरक्षण क्षमता के लिए फेज 3 ट्रायल किए गए। वहीं इंट्रानेजल वैक्सीन का पूरे भारत में 9 जगहों पर 875 लोगों पर बूस्टर डोज का ट्रायल किया गया था। चाहे सरकार में हो या ना हो, राहुल गांधी हमेशा चर्चा के केंद्र में रहते हैं। राहुल फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। दिल्ली की सर्दी में उनका हाफ टी शर्ट पहनना चर्चा का विषय बना हुआ है और इस सब के बीच कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने उनकी तुलना भगवान राम से कर दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। हो, देशभक्ति का मामला सबसे ऊपर होना चाहिए। यात्रा को उत्तर प्रदेश में बहुत कम उसका एक कारण है। देखिए, यात्रा तो 100 साल तक चल सकती है, लेकिन समय सीमित होता है और एक क्षमता भी, हर व्यक्ति की क्षमता सीमित होती है। हमें तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की क्षमता सीमित नहीं है, थका दिया है, लेकिन हम कह भी नहीं सकते कि हम थक गए हैं। वो जिस रफ्तार से चलते हैं, जितने दिन से वो चले हैं, जिस तरह से हमको उनके पीछे साथ चलना पड़ रहा है, तो हम तो ये मानते हैं कि वो रियली, ये मान के चलिए कि वो सुपर ह्यूमन है। हम इतने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में निकलते हैं। बताइए, हम ठुठुर रहे हैं ठंड में, वो टी शर्ट पहने निकल रहे हैं। एक योगी जैसी, जब उन्होंने कही दिया मैं तपस्या में हूँ, तो वो तपस्या कर रहे हैं। अब
तपस्या के लिए एक योगी कहीं बैठ गया, किसी गुफा में बैठ गया एक योगी की तपस्या के लिए, तो आप इस बात की बात कह रहे हैं कि वो दूसरी गुफा में तो गए नहीं, दूसरी गुफा में गए नहीं। तो जब ये कार्यक्रम बना था तो ये तय हुआ था कि एक भैया एक सीधा मार्ग बनाओ कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसमें उत्तर प्रदेश, अनफॉर्चुनेटली उत्तर प्रदेश उसमें बाएं दाएं रह गया। तब बहुत लोगों ने, हमने जब रोना धोना किया कि नहीं उत्तर प्रदेश में आना है, उत्तर प्रदेश में आना है, तो उन्होंने समय निकालकर ये कहा कि 3-4 दिन में उत्तर प्रदेश में दूंगा, मैं दिल्ली आता हूँ, दिल्ली से निकलकर उत्तर प्रदेश से आ जाऊँगा, तब हरियाणा जाऊँगा। तो उत्तर प्रदेश की वजह से उन्होंने हरियाणा को 2 भाग में बांट दिया। हरियाणा जा चुके हैं, हरियाणा वो फिर जाएंगे, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश की वजह से उन्होंने इतना अपना कार्यक्रम बदला है, और इसलिए हमको आभार प्रकट करना है। लेकिन आगे भी बड़े कार्यक्रम हैं। हमारी जो यात्राएं हुई हैं, 6 यात्राएं हुई हैं, उसका लक्ष्य है, एक तो हम तैयारी करें इनकी यात्रा की, दूसरा अभी क्योंकि वो नहीं आ रहे हैं तो उनके नाम पर ऐसा है आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है, तो भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं। तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं, उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी सलमान खुर्शीद द्वारा राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने निशाना साधा है। सलमान खुर्शीद वो भगवान राम को जानते ही क्या है। सलमान खुर्शीद जैसे लोगों ने ही कांग्रेस को इस रसातल तक भेजा है। अगर सलमान खुर्शीद को राहुल गांधी में ही राम नजर आते हैं, वही राम उनको नजर आते हैं, तो मेरा मानना है कि सलमान खुर्शीद जैसे लोगों को अपना इलाज कराना चाहिए। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, अब वो उत्तर प्रदेश की ओर रुख कर रहा है और उसमें उन्होंने सारे विपक्ष को न्योता दिया है, खासकर मायावती और अखिलेश यादव को। स्वागत है उनका, ये कोई पहली बार तो दिया नहीं है, ये तो पहले भी न्योता क्या, पहले तो मिल चुके हैं, पहले साथ यात्रा कर चुके हैं, फिर जनता से नकारे जा चुके हैं। लेकिन समस्या है कि ये भारत जोड़ो यात्रा है या भारत तोड़ो यात्रा है, इस पे विचार होना चाहिए। आप जब साउथ से शुरुआत किए तो एक ऐसे चर्च के पदाधिकारी से मिले। हमारे देश में बहुत सारे चर्च के पदाधिकारी हैं जो बहुत देशभक्त हैं, देश के साथ चल रहे हैं, पूरी कम्युनिटी बहुत अच्छे से राष्ट्रवादी तरीके से चल रही है। लेकिन राहुल गांधी जिससे मिलते हैं वो देश विरोधी बातें करता है, वो देश को हमेशा गलत शब्दों से परिभाषित करता है। तो वहाँ भी उन्होंने देश का दिल तोड़ा। रास्ते में आगे चलते हैं तो कन्हैया कुमार जैसे लोग उनके साथी होते हैं, जिसका नारा है भारत तेरे टुकड़े होंगे, वहाँ भी दिल टूटा। राजस्थान आते आते मोबाइल तोड़ दिए किसी कार्यकर्ता का। तो भैया सब तो तोड़ ही रहे हो, कुछ तो जोड़ो। मैं समझता हूँ ये इनकी यात्रा अच्छा, मैं इसको मानता अगर ये देश के अच्छे अच्छे लोगों को तोड़ते। कल मेवात के एक व्यक्ति का, मैं कोई रशीद चाचा है उनका मैं सुन रहा था बयान, वो कहते हैं कि ये चलते हैं तो बात भी नहीं करते, लोग रस्सी में से बांधे रहते हैं, चलते जाते हैं। तो अगर ऐसी ही यात्रा है, हमें तो लगा था कि इस यात्रा से कुछ राहुल जी का और कांग्रेस का फायदा होगा, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है। लेकिन हम उनका स्वागत करते हैं, घूमे, कम से कम देश के लोगों की मनोदशा और भावनाओं तो समझे। राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने पर सलमान खुर्शीद ने सफाई दी है। उन्होंने कहा, ईश्वर से किसी की तुलना नहीं की जा सकती। आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से जलपाईगुड़ी के बीच वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस ट्रेन का संचालन ईस्टर्न रेलवे करेगा, जिसको लेकर ट्रेन का ट्रायल किया जा रहा है। विपक्ष
आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल को मिलने वाली ये पहली वंदे भारत ट्रेन है। बंगाल में ट्रेन हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक 7 घंटे 30 मिनट में जाएगी। इसमें न्यू फरक्का और मालदा स्टेशन पर 10-10 मिनट का स्टॉपेज मिला है। कुल सीट की क्षमता 1128 है। हर कोच में गर्म भोजन और गर्म और ठंडे पेय पदार्थ परोसने के लिए पैंट्री की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। सभी कोच में स्वचालित दरवाजों, जीपीएस आधारित ऑडियो विजुअल यात्री सूचना प्रणाली, मनोरंजन के उद्देश्य से ऑन बोर्ड हॉटस्पॉट वाईफाई और आरामदायक बैठने की सुविधा है। सभी शौचालय बायो वैक्यूम पर काम करते हैं। ट्रेन में लाइट ड्यूल मोड में है, जो प्रत्येक सीट के लिए व्यक्तिगत है। उधर कर्नाटक के साथ सीमा विवाद पर महाराष्ट्र सरकार ने आज विधानसभा में प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसहमति से पास किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि कर्नाटक के बेलगांव, कारवार, निपानी शहर के साथ 865 गांव की इंच जमीन महाराष्ट्र में समावृष्टि करने के लिए सभी आवश्यक कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार कदम उठाएगी। प्रस्ताव में कहा गया कि सीमा विवाद के गांव में रहने वाले लोगों के साथ महाराष्ट्र सरकार पूरी ताकत के साथ खड़ी रहेगी। महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में बताया कि जल्द ही इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रस्ताव को पढ़ते हुए कहा, केंद्र सरकार को केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक में लिए गए निर्णय को लागू करने के लिए कर्नाटक सरकार से आग्रह करना चाहिए और सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी लोगों की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए सरकार को समझाना चाहिए। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा ने बीते गुरुवार को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा राज्य के हितों की रक्षा के लिए सीमा विवाद पर एक प्रस्ताव सर्वसहमति से पारित किया था। बीजेपी कर्नाटक के साथ साथ महाराष्ट्र में भी सत्ता में है, जहां वो शिवसेना के शिंदे नेतृत्व वाले गुट के साथ गठबंधन में है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन को आश्वासन दिया था कि हम एक इंच के लिए भी लड़ेंगे। हम कर्नाटक में मराठी भाषी आबादी के न्याय के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे। और उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट ना हो तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। सरकार या निर्वाचन आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 70 पेजों का फैसला सुनाया। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा जारी ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया। ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब सामान्य मानी जाएंगी। हाईकोर्ट ने तत्काल निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है, यानी अब यूपी में नगर निकाय चुनाव अधिसूचना जारी होने का रास्ता साफ हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई ओबीसी आरक्षण सूची को रद्द करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ओबीसी आरक्षण देने के लिए एक कमीशन बनाया जाए, तभी ओबीसी आरक्षण दिया जाए। सरकार ट्रिपल टी फॉर्मूला अपनाए, इसमें समय लग सकता है। ऐसे में अगर सरकार और निर्वाचन आयोग चाहे तो बिना ओबीसी आरक्षण ही तुरंत चुनाव करवा सकता है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब प्रदेश में किसी भी तरह का ओबीसी आरक्षण नहीं रह गया है, यानी सरकार द्वारा जारी किया गया ओबीसी आरक्षण नोटिफिकेशन रद्द हो गया है। और अगर सरकार या निर्वाचन आयोग अभी चुनाव कराता है तो ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों के जनरल मानकर चुनाव होगा, जबकि एसटी एससी के लिए आरक्षित सीटें पहले की ही तरह रहेंगी, यानी इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर यूपी के कई बड़े नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिनमें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सपा मुखिया और विधानसभा में नेता विपक्ष अखिलेश यादव और सपा सांसद रामगोपाल यादव शामिल हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी
नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके उपरांत ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा। अगर आवश्यक हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करके प्रदेश सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी। सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया है। तो कोर्ट का फैसला आने के बाद लगातार सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा, नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, परंतु पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं ट्वीट एक समाजवादी अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा भी किया गया है और उन्होंने भी ट्वीट कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद अपनी राय रखी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि आज आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है, कल भाजपा बाबा साहब द्वारा किए गए दलितों का आरक्षण भी छीनेगी। आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछड़ों और दलितों से सपा का साथ देने की अपील है। वहीं रामगोपाल यादव ने भी ट्वीट किया है, निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण, उत्तर प्रदेश सरकार की साजिश, तथ्य न्यायालय के समक्ष जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किए गए। उत्तर प्रदेश की 60% आबादी को आरक्षण से वंचित किया, ओबीसी मंत्रियों के मुंह पर ताला, मौर्य की स्थिति बधुआ मजदूर जैसी। और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मानसिकता से, अपनी विचारधारा से, अपने कर्मों से पिछड़ों, दलितों और शोषितों की विरोधी है। और आज जो हाईकोर्ट का फैसला नगर निकाय के चुनाव के संबंध में आया है, इससे एक बार फिर साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के खिलाफ है, पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ है, पिछड़ों को उनका हक देने के खिलाफ है। अब इस नगर निकाय के चुनाव में संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करके आयोग बनाकर सर्वे कराकर आरक्षण लागू करना था, लेकिन जानबूझकर आदित्यनाथ जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा गड़बड़ आरक्षण किया कि हाई कोर्ट ने इनके नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने इनके आरक्षण को रद्द कर दिया और यह कह दिया कि आप अगर प्रक्रियाओं का पालन करते हैं तो आरक्षण में ओबीसी को उनका हक मिलेगा। अगर आपने बगैर प्रक्रिया का पालन किए आरक्षण की व्यवस्था लागू की तो बिना आरक्षण के आप चुनाव करा दो। इसका मतलब उत्तर प्रदेश का नगर निकाय का चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के होगा। क्या ये बात भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए, केशव मौर्य के लिए, आदित्यनाथ जी के लिए यह साफ संकेत नहीं देती कि आपकी पार्टी और आपके नेता और आप लोग वास्तव में पिछड़ा विरोधी हो? अगर जरा सी भी आप में शर्म है तो सामने आइए और कहिए कि जो ओबीसी का आरक्षण है वो सही रूप में लागू किया जाएगा और जब तक ओबीसी का, पिछड़ों का सही हक नहीं मिल जाता, सर्वे कराकर सही आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं हो जाती, तब तक चुनाव नहीं कराया जाएगा। और जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है, सरकार में बैठे हुए जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मैं साफ तौर पे कह रहा हूं, जानबूझकर किया गया कार्य है। भारतीय जनता पार्टी की पिछड़ा विरोधी मानसिकता को यह दर्शाता है। अगर बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव में जाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर इसका पुरजोर विरोध करेगी। हम इसके खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ।